नमस्कार। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में वैद्युत विद्रोह के द्वारा उसके एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी है। आज हम उसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्मली अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर उस पर लगने वाले बलयुग्म के कारण बल आघूर्ण जो लगता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जैसा कि ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे जाने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पैरेलली शो की गई हैं। ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज है जैसा कि हमें दिख रहा है। तो प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह कैसा होगा, क्योंकि हमें फोर्स पता है क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जैसी प्रकृति होगी, जिस तरीके से डायरेक्शन होगी, उसी प्रकार से हम फोर्स की डायरेक्शन समझेंगे। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। वहीं अगर माइनस क्यू पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, जस्ट अपोजिट टू इट, अर्थात इसके अपोजिटिवली डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो लेट एज्यूम एफ जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू ई आई। ठीक है, दोनों हम फोर्स लिखते समय उनके मैग्नीट्यूड को नहीं लिखते, सिर्फ उनके मीन्स उनके चार्ज के साइन को नहीं लिखते हैं, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं तथा मॉड वैल्यू लिखेंगे और हम डायरेक्शन उनके प्रकृति के आधार पर आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डाइपोल होगी ना, वो इस अपने सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस, आई मीन इस एक्सिस के अबाउट यह रोटेट करने का प्रयास करेगा, यह घूमने का प्रयास करेगा। लाइक स्टीयरिंग, जैसे गाड़ी का जो हैंडल होता है स्टीयरिंग, उसे जब हम घुमाते हैं तो कुछ उसी तरीके की बात यहाँ पर भी आ जाएगी। लाइक बल युग में क्या होता है, पहले हम यही जान लें कि बल युग समांतर एवं विपरीत दिशा में फोर्स, देखिए ये दोनों पैरेलल हैं बट अपोजिटिवली पैरेलल, दो फोर्सेस हों और एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थात जिस अक्ष के अबाउट ये घूम रहा है उससे सेम दूरी पर फोर्स स्थित हो, तो इस प्रकार से जो इसमें टॉर्क अर्थात आघूर्ण आता है उसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। पहली बात तो बल युग्म समझे कि समांतर एवं विपरीत होते हैं और इनके कारण आने वाले टॉर्क की तो गणना हमें करनी ही है। लाइक दिस कंडीशन, अगर हम इस सिंपल से अगर समझें तो एफ अगर ऐसे लगा है तो एक एफ ऐसे, और ये घुमाएगा कैसे, इसको ऐसे घुमा देगा, यह ऐसे घूमेगा इसके अबाउट। अगर ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, कुछ ऐसी दशा हमें यहाँ पे मिलती है, इसलिए घूम रहा है तो टॉर्क की बात आएगी। अच्छा, टॉर्क क्या होता है पहले हम यही जान लें। तो टॉर्क हमारा हमने 11th में पढ़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे बल युग्म की जो बल युग्म, अगर मैं इसे सपोज दैट यहाँ पे हम सी से अगर शो कर रहे हैं तो एफ इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये परिमाण होता है किसी भी बल युग्म का। ठीक है, ये क्या है, बल युग्म। ओके, ठीक है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर, हमें ऐसे करके याद होना चाहिए। ठीक है, आर क्रॉस एफ होना चाहिए। आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, मैं बताता हूँ इस फिगर में कहाँ है हमारा आर, कहाँ है हमारा एफ, तो उसी के माध्यम से हम टॉर्क निकालेंगे। जैसा कि एफ तो हमें दिख ही रहा है, एफ हमें दिख रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है फोर्स का, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे कंस्ट्रक्शन। कितनी होगी, चलिए देखते हैं। अगर हमने इसे L मानी है और ये मान लेते हैं कि
अक्ष से थीटा अंश पे है उपस्थित, तो इसकी लेंथ जो होगी वो एल साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आती कितनी है, एल साइन थीटा, है कि नहीं। ओके, और फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें पता ही है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये फोर्स जो है दोनों, इस फोर्स के द्वारा अगर ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज नेचर। इस फोर्स के द्वारा जो घुमाव प्रभाव अगर हम सोचे घुमा कैसे रहा है, तो वो घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी घुमा रहा है, ध्यान से देखिए ऐसे। और सेम हियर इधर भी ऐसे ही है कि ये जो है, मैं थोड़ा फिगर टफ पड़ रहा है यहाँ से समझाना बट प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे कुछ घुमा रही है, तो ये भी कुछ ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पे। तो जो ये घुमाव प्रभाव देखें तो इसका भी क्लॉकवाइज इन नेचर आ रहा है, तो दोनों सेम नेचर के होने के कारण दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाले फोर्सेस का टॉर्क जो है वो दोनों हम ऐड कर सकते हैं सिंपली। भाई बात सही है, तो देखते भी हैं क्या होगा। तो आर एफ, जैसे कि हम इसका इसका गुणनफल कर लें, तो इसके द्वारा मान लो टॉर्क 1 आ रहा है, इसके द्वारा टॉर्क 2 आ रहा है, तो नेट टॉर्क की बात करें वही तो हमें गणना करनी है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 दोनों सेम नेचर में है, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लिखें तो एफ एल साइन थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये हमें पता भी होना चाहिए। आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो सिर्फ, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे जोड़ लीजिए तो 2FL साइन थीटा, जैसा कि हमें टाउ मिल रहा है, टाउ नेट बात करें यहाँ से 2 F की वैल्यू देखिए, दोनों F मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे, इसीलिए तो मैंने FF लिखा दोनों के लिए, और इनकी वैल्यू क्या है, Q E L साइन थीटा के बराबर होता है। सो 2Q इंटू एल इज इक्वल टू P, तो PE साइन थीटा, ठीक है, ये क्या है अपना टॉर्क नेट आता है। जैसा कि हम देखते हैं PE साइन थीटा आता है, और हम इसे P क्रॉस E लिख सकते हैं, ये अपना टाउ नेट आता है, और ये अपना रिजल्ट भी है जिसको हम वेक्टर फॉर्म में भी याद रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज कितना आता है वो भी हमें याद रहना चाहिए। और देखते हैं, अच्छा ये मैक्सिमम का होगा, चूँकि टाउ कितना आया हमारा PE साइन थीटा, अच्छा P क्या है हमें पता है, दो आघूर्ण की वैल्यू है, और उसके द्वारा लगने वाले बल आघूर्ण को हमने टॉर्क से प्रदर्शित किया है, जो कि अब हम देख रहे हैं। इट्स ओके। हाँ, देन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 90, सॉरी, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे 1, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके,